हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉ विद अली। लास्ट लेक्चर में हम क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ रहे थे। दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 ऑफ ए लेवल्स लॉ। और आज हमने प्रोसीजर भी पढ़ लिया था, हमने अपील भी पढ़ ली थी। आज हमने क्रिमिनल बेल्स पढ़नी है कि क्रिमिनल बेल को किस तरह देखा जाता है एंड व्हाट इज़ बेल एंड हाउ इज़ इट डन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेल को पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट 1984 डील करता है और क्रिमिनल जस्टिस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1994 डील करता है। बेल होती क्या है? बेल एक इम्पॉर्टेंट प्री ट्रायल मैटर है विच हैज़ टू बी डिसाइडेड in every criminal case that whether to keep an accused in detention or should the police let him go। बड़ी सिंपल सी बात है कि बंदे को पकड़ने के बाद आपने पुलिस ने ये डील डिसाइड करना होता है कि भाई अब हमने इस बंदे को कस्टडी में रखना है या इस बंदे को हमने छोड़ देना है, मतलब व्हाट टू डू विद दिस पर्सन, और हमने इस बंदे को अब कैसे आगे जो है वो डील करना है, क्या करना है इसके साथ। जो बेल है वो पुलिस भी ग्रांट कर सकती है, बेल कोर्ट भी ग्रांट कर सकता है। और जब बेल दे दी जाती है बंदे को तो बेल उसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन जो है वो ही इज़ अलाउड टू बी एट लिबर्टी, वो आज़ाद है जब तक अगली स्टेज नहीं आ जाती केस की। जब अगली स्टेज आ जाएगी तो फिर उस बंदे को कोर्ट में जो है वो पेश होना लाजमी होता है। बेल ना देने के भी बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न बेल ना देने का ये भी हो सकता है कि पब्लिक को प्रोटेक्ट करना है उस बंदे से, अगर वो कोई ख़तरनाक आदमी है, या कभी कभी उसको ही प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बेल नहीं दी जाती। अगर एप्रीहेंशन हो गए बेल अगर इसको दे देंगे जब बाहर जाएगा तो इससे कोई बदला ना ले और इसको ही कोई मार ना दे, तो ये भी एक इशू हो सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं पुलिस पावर्स टू ग्रांट बेल। पुलिस जब बेल ग्रांट करती है तो चार्ज लगाने से पहले भी पुलिस उसको बेल दे सकती है और चार्ज लगाने के बाद भी पुलिस उसको बेल दे सकती है और कह देती है कि आप खुद ही इस डेट को इस टाइम को मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास आ जाना। अगर चार्ज लगाने से पहले पुलिस बेल दे दे तो वाइल फर्दर इंक्वायरीज आर मेड पुलिस कैन गिव अ सस्पेक्ट अ बेल। ठीक है, सस्पेक्ट जो है वो कस्टडी से रिलीज़ कर दिया जाता है और उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेल जो है वो तब भी दी जा सकती है अक्यूज़्ड को जिसके ऊपर चार्ज लग गया ऑफेंस का। इस केस के अंदर उस अक्यूज़्ड को बेल दी जाती है और साथ ही कह दिया जाता है कि खुद ही मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आ जाना ऑन अ सेट डेट ऑन अ सेट डे। और डिसीजन वेदर टू ग्रांट बेल जो है, बेल देनी कि नहीं देनी, वो ऑब्वियसली कस्टडी ऑफिसर ही लेता है डिसीजन। ठीक है, और सेक्शन 38 ऑफ पेस के अंडर और एज अमेंडेड बाय द क्रिमिनल जस्टिस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1994 उसके अंडर ये डिसीजन लिया जाता है और कस्टडी ऑफिसर ही ये डिसीजन लेता है कि भी बेल देनी है कि नहीं देनी। कस्टडी ऑफिसर बेल रिफ्यूज़ भी कर सकता है अगर उसको सस्पेक्ट का नाम और एड्रेस का श्योरिटी ना हो या डिस्कवर ना हो रहे हो कि उसका नाम और एड्रेस है, ये सही है, ये नहीं है, कहीं गलत तो नहीं बोल रहा। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि कभी कभी डाउट होता है कि जो नेम और एड्रेस हैं वो जेन्युइन नहीं है। इसके अलावा जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होते हैं बेल पे और बेल दे दी जाती है। और बेल एक्ट 1976 के अंदर जो है वो सारे प्रिंसिपल्स वगैरह बेल देने के प्रिंसिपल्स जो हैं वो मेंशन्ड हैं। और अगर सस्पेक्ट अक्यूज्ड जो है उसको बेल दे दी जाए और वो फेल्स टू सरेंडर टू दैट बेल, मतलब जब बेल दी जाती है जब तक के उसको बताया जाता है कि भाई तुमने इस डेट को आना है, अब इस डेट को खुद ही आ जाना, हम नहीं बुलाएंगे। तो इफ़ दैट पर्सन फेल्स टू कम टू दैट प्लेस, जिस प्लेस पे उसको बुलाया जा रहा है, तो वहाँ देयर कम्स अ प्रॉब्लम। यहाँ ये होता है कि फिर उस बंदे के वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी हो जाते हैं और उसको जाके अरेस्ट कर लिया जाता है। कंडीशनल बेल जो होती है, कंडीशनल बेल जैसे मैंने आपको बताया कि कंडीशंस लगा के छोड़ दिया जाता है बंदे को। वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस जो हैं वो क्रिमिनल जस्टिस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1994 में दी हुई हैं। उसमें जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि टू लिव एट अ सर्टेन एड्रेस, सरेंडरिंग अ पासपोर्ट, रिपोर्टिंग एट रेगुलर इंटरवल्स टू द पुलिस स्टेशन, गेटिंग अनदर पर्सन टू स्टैंड श्योरिटी। ठीक है, और ये जो कंडीशंस हैं ये सिर्फ तभी इम्पोज की जा सकती हैं और ये इसलिए इम्पोज की जाती हैं, बल्कि मुझे कहना चाहिए टू मेक श्योर दैट जो बंदा है वो सरेंडर करेगा बेल पे, वो आएगा
जब उसको बुलाया जाएगा, वो जब बेल पे होगा तो वो कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, वो विटनेसेस के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, वो किसी भी और तरह की कोर्स ऑफ जस्टिस के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सारा कुछ श्योर करवाने के लिए उस पर कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं ताकि वो ये हरकतें ना करे। फिर हम आ जाते हैं नो पुलिस बेल पे। नो पुलिस बेल का मतलब है कि जब अगर पुलिस ने एक बंदे के ऊपर चार्ज लगा दिया है एक क्राइम का और उसको जो पुलिस है वो प्रिपेयर्ड नहीं है बेल देने के लिए, तो फिर वो एक्यूज़ को मैजिस्ट्रेट के पास ले जाती हैं और कह देती कि हमने तो बेल नहीं दी। एट फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी उसको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है। ये आपने अभी पीछे प्रोसीजर में पढ़ भी लिया है। मैजिस्ट्रेट को अगर पता हो कि ही विल नॉट बी एबल टू डील द होल केस हिमसेल्फ, अगर वो ट्रायल आइदर वे में उसकी एक्यूज़ कह रहा है कि मैंने ट्रायल बाय जूरी ले ली है, या अगर वो इंडिक्टेबल ऑफेंस है और मैजिस्ट्रेट को पता है कि मैं पूरा केस तो हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मैजिस्ट्रेट का काम है कि वो ये देखेगा, डिसीजन लेगा कि क्या इसको बेल देनी चाहिए या इसको रिमांड, ही शुड बी रिमांडेड इन कस्टडी। ठीक है, ये मैजिस्ट्रेट ही देखेगा कि इसको बेल देनी है कि नहीं देनी, और इसको अब कस्टडी में रखना है या इसको छोड़ देना है, ये बता के कि भाई तुम फलानी डेट पे अपनी ट्रायल वाले दिन खुद ही आ जाना। अब क्वेश्चन एज टू वेदर बेल शुड बी गिवन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड बाय अ कोर्ट एट एनी लेटर स्टेज। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये शुरू में ही प्री ट्रायल प्रोसीजर, वैसे नॉर्मली प्री ट्रायल प्रोसेस ही है बेल, लेकिन ये बाद में भी बेल दे दी जाती है, बेल की डिस्कशन बाद में भी होती है। एक नई चीज़ है रिलीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसको बोलते हैं RUI। ये एक लेस फॉर्मल तरीका है बेल का। बेल तो नहीं इसको कहेंगे, कि RUI ही है, रिलीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, और लॉयर्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी इसके अगेंस्ट भी हैं, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला है। इन थियरी देयर इज़ नो टाइम लिमिट। ठीक है, और मसला ये है कि अगर पुलिस बेल देती है तो पुलिस कहती है कि हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती, कि हमने इंश्योर करना है, इनेबल करना है इंक्वायरीज़ और डिसाइड करना है कि उसको चार्ज करना है कि नहीं करना। तो बेल से बेहतर है, क्योंकि बेल का एक लिमिटेड टाइम होता है, बेल से बेहतर है कि वो कहते हैं कि हम इसको रिलीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन RUI के तहत छोड़ देते हैं। रिलीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक लेस फॉर्मल प्रोसेस है बेल से, और लिमिटेड और नो कंडीशंस आर इम्पोज्ड ऑन इट। ठीक है, और ये पुलिस को अलाउ करता है टू कंटिन्यू दर इन्वेस्टिगेशन एंड टू रिकॉल अ सस्पेक्ट व्हेन अ डिसीजन हैज़ बीन मेड टू चार्ज हिम और टू पुट नो चार्ज ऑन हिम। फिर हम आते हैं बेल फ्रॉम द कोर्ट पे। द बेल एक्ट 1976 उसको डील करता है, जो कोर्ट बेल देती है। सेक्शन 4 ऑफ द बेल एक्ट 1976 ये एक जनरल राइट देता है एक्यूज्ड को, कि एक्यूज्ड का ये राइट है कि उसको बेल दी जाए। हाउएवर कोर्ट की ये ड्यूटी नहीं है कि वो बेल देगा ही देगा एक्यूज्ड को, वो सिर्फ तब देगा अगर वो सेटिस्फाई होगा, कुछ सब्सटेंशियल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग होगी कि एक्यूज्ड जो है, अगर हमने उसको बेल दे दी तो वो मतलब ये शराइत हैं जो कोर्ट रखता है अपने माइंड में कि हम बेल दे देंगे, ठीक है, लेकिन हम बेल से इनकार भी, बेशक ठीक है जी सेक्शन 4 कहता है कि बेल एक राइट है, लेकिन हम इनकार भी कर सकते हैं अगर हमें ये सस्पिशन हो और सब्सटेंशियल ग्राउंड्स हो हमारे पास ये मानने के कि वो बंदा बेल देने के बाद ही विल फेल टू सरेंडर टू कस्टडी, वो नहीं आएगा, ही विल कमिट एन ऑफेंस वाइल ऑन बेल, वो ऑफेंस करेगा, वो इंटरफेयर करेगा विटनेसेस के साथ या ऑब्स्ट्रक्ट करेगा कोर्स ऑफ जस्टिस को किसी न किसी तरह। अगर ये बातें सब्सटेंशियल ग्राउंड्स हो और बिलीव करने कि मतलब कोर्ट कहे कि वी बिलीव दैट दिस विल हैपन, तो वो इनकार भी कर सकते हैं, बेल रिफ्यूज़ भी की जा सकती है। ठीक है, और कोर्ट तब भी बेल रिफ्यूज़ कर सकती है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि बेल तब इस पॉइंट पे भी रिफ्यूज़ हो सकती है अगर कोर्ट को लगे कि जो बंदा है जिसको हमने बेल नहीं देनी, वो उसकी अपनी ही प्रोटेक्शन के लिए उसको हमने बेल नहीं देनी, क्योंकि अगर हमने इसको बेल दे दी तो हो सकता है इसी के साथ कोई बुरा ना कर दे, इसकी ये ना हो कि ये बाहर नॉर्मली रोम अराउंड करें तो कोई बदला लेने की खातिर इसी को ना मार दे, तो इसलिए भी इवन उसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी उसको अक्सर बेल नहीं दी जाती, बेल रिफ्यूज़ कर दी जाती है। और अगर बेल ग्रांट कर दे कोर्ट और एक्यूज जो है वो ही फेल्स टू अपीयर व्हेन डायरेक्टेड टू डू सो, तो फिर एक वारंट ऑफ अरेस्ट कैन बी इशूड बाय द कोर्ट। ठीक है, और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और ही विल बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एंड डेल्ट विद स्ट्रेट वे, उसके ऊपर फिर जो है वो उसकी ट्रायल और केस शुरू हो जाता है।
उसके बाद द कोर्ट विल हैव टू कंसिडर वेदर द अक्यूज शुड बी हेल्ड इन कस्टडी पेंडिंग ट्रायल ऑफ द सब्सटेंटिव ऑफेंस और लेस लाइकली ग्रांटेड बेल, ठीक है। और व्हेन एन अक्यूज्ड इज ग्रांटेड बेल द प्रोसिक्यूशन हैज़ द राइट टू अपील टू अ जज इन द क्राउन कोर्ट अगेंस्ट दिस डिसीजन। प्रोसिक्यूशन के पास ये राइट है कि वो बेल के अगेंस्ट भी आवाज़ उठा सकते हैं कि जिसको बेल नहीं देनी चाहिए, तो इसको जो बेल दी जा रही है वो गलत दी जा रही है। अब डिसाइड करना है वेदर टू ग्रांट बेल। कोर्ट ने कुछ फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने होते हैं बेल देने से पहले। सबसे पहले उन्होंने देखना है कि नेचर और सीरियसनेस क्या है ऑफेंस की, ठीक है। जो ऑफेंस किया कैसे गया है, ऑफेंस है क्या। फिर वो देखेंगे कि जो आदमी है उसका करैक्टर कैसा है, उसके एंटीसीडेंट्स कैसे हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उसकी एसोसिएशंस किस किन लोगों के साथ हैं, उसकी कम्युनिटी टाइज कैसी हैं। और फिर उसका पास्ट बेल रिकॉर्ड देखेंगे कि अगर पहले उसने कोई ऑफेंस किया था, पहले बेल मिली थी, तो क्या ये भागा तो नहीं था। और फिर स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस देखेंगे कि उसके खिलाफ जो एविडेंस है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के साथ जो एविडेंस लाई वो कितना स्ट्रॉन्ग है। सारी बात है, अगर एविडेंस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जो पुलिस एविडेंस लेके आई है वही अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, उसको बेल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसको। उसके बाद एक नए सेक्शन 5A की बात कर लेते हैं, जो बेल एक्ट 1976 का एक नया सेक्शन है, सेक्शन 5A, जो इट वाज एनैक्टेड बाय द लीगल एड सेंटेंसिंग एंड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 2012। वो ये कहता है कि अगर एक बंदे ने एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसका कस्टोडियल सेंटेंस वैसे भी नहीं बनता, तो कोर्ट इज़ ड्यूटी बाउंड टू ग्रांट बेल टू दैट पर्सन। उसको बेल उन्हें देनी ही देनी है, नो मैटर व्हाट। क्योंकि अगर वो चार्ज उस पर कन्विक्ट हो भी जाता है तो भी उसका कस्टोडियल सेंटेंस ही अगर नहीं बनता तो फिर क्या है, उसको बेल देते हैं, ठीक है। और इफ़ एन अक्यूज्ड इज चार्ज विद एन ऑफेंस दैट इज़ नॉट पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट, द बेल कैन ओनली बी रिफ्यूज्ड इफ़ द अक्यूज्ड हैज़ प्रीवियसली फेल्ड टू सरेंडर टू बेल। अदरवाइज बेल उसको देनी ही देनी है कोर्ट ने, वो बेल रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। और अ कोर्ट कैन मेक कंडीशंस फॉर द ग्रांटिंग ऑफ बेल। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि दीज आर सिमिलर टू द कंडीशन दैट आर सेट बाय द पुलिस। जो पुलिस वाली कंडीशंस आपको बताई थी वो सिमिलर कंडीशंस वही, जैसे सरेंडर कर देना पासपोर्ट को, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना इंटरवल्स में, और जियोग्राफिकल एरिया लॉक कर देना कि एक्यूज लिव्स इन अ सर्टेन एड्रेस व्हाइल ऑन बेल, और होम एड्रेस भी उसका हो सकता है, वो कोई हॉस्टल भी हो सकता है, बेल हॉस्टल्स होते हैं, वो हॉस्टल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रिन्यूड एप्लीकेशन एंड अपील्स पे, कि नॉर्मली ओनली वन फर्दर बेल एप्लीकेशन कैन बी मेड टू द मैजिस्ट्रेट अगेंस्ट रिफ्यूज़ल ऑफ बेल, ठीक है। और अनलेस देयर इज़ अ चांस ऑफ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, और द अक्यूज्ड कैन अपील अगेंस्ट अ रिफ्यूज़ल टू ग्रांट बेल टू अ जज एट द क्राउन कोर्ट, ठीक है। अगर आपको बेल रिफ्यूज़ कर दिया मैजिस्ट्रेट ने या पुलिस ने, तो मैजिस्ट्रेट ने अगर कर दिया रिफ्यूज़, तो आप क्राउन कोर्ट में जाके उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। और सिर्फ एक ही फर्दर अपील होती है, नहीं कि पूरा चार्ट बनेगा कि कोर्ट ऑफ अपील के बाद हाई कोर्ट पे कोर्ट ऑफ अपील, नॉन ऐसे नहीं है। बस सिर्फ एक स्टेप फर्दर आप जा सकते हैं। मैजिस्ट्रेट ने रिफ्यूज़ कर दी तो आप क्राउन कोर्ट में जाकर उसकी अपील कर सकते हैं, बस दैट्स इट। और एन अक्यूज्ड हु हैज़ बीन सेंट फॉर ट्रायल टू द क्राउन कोर्ट कैन ऑल्सो अप्लाई देयर फॉर बेल, कि अगर उसको अक्यूज़ को ट्रायल के लिए क्राउन कोर्ट भेज दिया गया है तो वो वहाँ जाके भी बेल अप्लाई कर सकता है, बेल मांग सकता है फ्रॉम द क्राउन कोर्ट, ठीक हो गया। अब जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बेल में ये आता है कि अगर अक्यूज्ड इनोसेंट है until found guilty, ठीक है, ही शुड नॉट बी हेल्ड इन कस्टडी, क्योंकि वो है ही इनोसेंट। बाद में बंदे को दुख होता है कि यार वो तो कन्विक्ट हुआ ही नहीं, लेकिन वो पिछले 4 महीने से मतलब हवालात में बंद है, दैट इज़ बैड। फिर अक्यूज्ड कैन गैदर एविडेंस एंड विटनेसेस टू सपोर्ट हिज डिफेंस। अगर वो बेल पे होगा तो अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर लेगा, आराम से अपना केस लड़ लेगा। कंडीशन कैन बी अटैच्ड टू इंश्योर गुड बिहेवियर एंड सम कंट्रोल ओवर द अक्यूज्ड, और अक्यूज्ड कैन कंटिन्यू लिविंग विद फैमिली एंड इन वर्क। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अक्यूज्ड में इंटरफेयर विद द विटनेसेस, अक्यूज्ड में एब्सकॉन्ड बिफोर ट्रायल, एब्सकॉन्ड होता भाग जाना, और जनरल पब्लिक इज़ नॉट प्रोटेक्टेड इफ़ द बेल इज़ ग्रांटेड, और अक्यूज्ड में कमिट फर्दर ऑफेंसेस। ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद फैक्टर्स एंड कंडीशंस ऑफ बेल आ जाते हैं। फैक्टर्स एंड कंडीशंस ऑफ बेल में हम सबसे पहले श्योरिटीज़ देख लेते हैं। श्योरिटी क्या होती है? श्योरिटी एक ऐसा इंसान होता है जो गारंटी देता है, श्योरिटी देता है कि भाई अगर ये फलाना बंदा सस्पेक्ट जो है, अक्यूज जो है, ये ना आया उस डेट पे जिस डेट पे आपने बुलाया हुआ है आफ्टर ग्रांटिंग बेल, तो आई विल पे द कोर्ट अ सम ऑफ मनी एज फाइन, ठीक है। उसको श्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। श्योरिटी इज़ अ पर्सन हु इज़ प्रिपेयर्ड टू प्रॉमिस टू पे द कोर्ट अ सम ऑफ मनी इफ द अक्यूज्ड फेल्स टू अटेंड द कोर्ट, ठीक है। दिस प्रॉमिस इज कॉल्ड अ रिकॉग्निजेंस एंड नो मनी इज पेड अनलेस द अक्यूज्ड फेल्स टू आंसर टू द बेल,
ठीक हो गया। ये यूएसए में थोड़ा डिफरेंट है, यूएसए में पहले पैसे जमा कराने होते हैं और वो पैसे वापस तब मिलते हैं जब एक्यूज्ड शो अप करता है, लेकिन ब्रिटिश ज़रा डिफरेंट है। और हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि पैसे पहले नहीं देने होते, बाद में ही देने होते हैं अगर एक्यूज ना आए तो। उसके बाद आता है कि रिपीट सीरीज के जहाँ पे एक्यूज जो है इज चार्ज विद मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, मैनस्लॉटर, रेप और अटेम्प्टेड रेप, and they have already served a custodial sentence for a similar offence, they only have the right to bail if the court thinks that there are exceptional circumstances, unless उसके अलावा मतलब बेल आपको मिलना बहुत मुश्किल है कि अगर आपने ऑलरेडी आपके ऊपर मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, मैनस्लॉटर, रेप और अटेम्प्टेड रेप का केस हो चुका है, पहले आप उसकी सज़ा भुगत चुके हैं और दोबारा आपने सिमिलर क्राइम में कोई कर दिया है तो फिर बेल आपको, आप भूल जाएँ कि आपको बेल मिलेगी। उसके बाद ऑफेंस कमिटेड वाइल ऑन बेल है कि अगर आप 18 या उससे ऊपर हैं और आप बेल पे हैं और आपने कोई ऑफेंस कर दिया है वाइल यू आर ऑन बेल, तो फिर आप जो है वो आपको दोबारा फर्दर बेल नहीं मिलती और आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। जो रिस्ट्रिक्शंस ऑन बेल फॉर अडल्ट ड्रग यूजर्स है वो सेक्शन 19 ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003 अमेंडेड द बेल एक्ट 1976 टू प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन बेल फॉर अडल्ट ऑफेंडर्स हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर अ स्पेसिफाइड क्लास ए ड्रग्स, ठीक है, जहां ऑफेंडर इज चार्ज विद आइदर पोजेशन और पोजेशन विद द इंटेंट टू सप्लाई अ क्लास ए ड्रग, या the court is satisfied that there are substantial grounds for believing that the misuse of class A drug caused or contributed to the offense, या defendant has refused to agree to participate in an assessment or follow up in relation to their dependency upon the propensity or to misuse specified class A drugs। जो लास्ट पॉइंट है इसका मतलब ये है कि डिफेंडेंट ने, पहला तो पॉइंट था ना कि आपके पास थी कोई चीज़ अपने लिए या किसी को सप्लाई करने के लिए, तो यहाँ कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है कि उनके पास सब्सटेंशियल ग्राउंड्स हैं ये बिलीव करने के कि जो आपने ऑफेंस किया है वो वजह ही ये है कि आपने ड्रग्स ली हुई थी और क्लास ए की ड्रग्स थी जिसमें वो कोकेन और बड़ी बड़ी ड्रग्स आती हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको कोर्ट कहे कि आप अपनी ड्रग असेसमेंट करवाएं और आप वो करवाने से रिफ्यूज़ कर दें तो ऑब्वियसली कोर्ट तो ये इन्फर करेगी ना कि आपके पास कोई ना कोई गड़बड़ है ज़रूर। Such a defendant, अब ये वाला जो डिफेंडेंट है, he may not be granted bail unless the court is satisfied that there is no significant risk of them committing an offence on bail, ठीक है, इनको भी बेल मिलना मुश्किल है। इस कोर्ट हैव टू मेक श्योर कि ये दोबारा बाहर निकलेगा तो ऑफेंस नहीं करेगा। और ऑफेंस से मतलब सिर्फ ऑफेंस वही वाले नहीं, कई सारे ऑफेंस जिनमें ड्रग्स यूजेज और ड्रग्स सप्लाइंग भी आती है। ठीक हो गया, तो इसके साथ ही हमारा बेल भी खत्म हो जाता है और बेल के ख़त्म होने के साथ हमारा चैप्टर 8 भी खत्म हो जाता है, दैट वाज क्रिमिनल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल प्रोसेस। नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 जो है वो पुलिस पावर्स है, उसके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।